हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन को पढ़ेंगे। यह पाठ धीरंजन मालवीय जी ने लिखा है। बच्चों, ये पाठ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये वेंकटरामन जी के जीवन पर आधारित है। इसके अंदर धीरंजन मालवीय जी हमें वेंकटरामन जी के जीवन की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में बताते हैं और हमें बहुत कुछ विज्ञान के बारे में भी बताते हैं। धीरंजन मालवीय जी की भाषा बहुत ही सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। इसके अंदर वो हमें वेंकटरामन जी के जीवन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता और वो भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। उनके संघर्षमयी जीवन का हमें सजीव चित्रण इस पाठ में वो करवाते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें बताया है कि वेंकटरामन जी एक मेधावी छात्र से किस प्रकार आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक तक बन गए। उनकी इस संघर्षमयी जीवन यात्रा का और उनकी उपलब्धियों का सजीव चित्रण धीरंजन मालवीय जी ने हमारे सम्मुख किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे रहस्य क्या छिपा हुआ है वो न्यूटन जी ने बताया। ठीक है, न्यूटन जी से पहले ये कोई नहीं समझ पाया। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, लेकिन इस आभा पर जो रहस्य था उससे पर्दा उठाया किसने? सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने। ठीक है, वर्ण मतलब होता है रंग की, नीले रंग की जो चमक है बड़े समुद्र पर वो क्यों होती है, ये हमें वेंकटरामन जी ने बताया। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्र यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। ठीक है, 1921 की बात है, वो समुद्री यात्रा कर रहे थे और ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। ये नीले समुद्र को निहार रहे थे जहाज के डेक पर खड़े। ठीक है, वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। नीली जो चमक थी, ठीक है, उसमें वो घंटों खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे कि जो सिर्फ भावनाओं से कि हाँ भाई इतना सुंदर होता है समुद्र, ये होता ऐसा कुछ नहीं। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। मतलब उनके अंदर साइंस को लेके जो क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, जो जिज्ञासा थी वो भी उतनी ही मजबूत थी। जितना कि उनको निहारना अच्छा लगता था प्रकृति को, उतना ही वो उसको वैज्ञानिक तरीके से जानना भी चाहते थे कि उनके पीछे क्या कारण है। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता और कुछ क्यों नहीं होता। ठीक है, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए और जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। विश्वविख्यात मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, जैसे उनको इस सवाल का उत्तर मिल गया वैसे ही वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। भौतिकी मतलब फिजिक्स के, कि वो मैथ्स और फिजिक्स के, गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, टीचर थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। बच्चों, हाथ में एक पेंसिल जरूर लेके रखो कि मैं इसके साथ साथ इनके अर्थ बताती रहती हूँ, तो आप साथ साथ उसको अंडरलाइन करते रहो और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखते रहा करो। ठीक है, हाँ, तो पिताजी जो थे इनके, वो बचपन से इनको गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहे कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। ये सच ही है, क्योंकि ये दोनों विषय
उनके पिता ही उनको बचपन से खूब अच्छे से पढ़ाते थे, तो इसकी नींव उनके पिताजी ने ही रखी थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने यहाँ से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। ठीक है, उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए बीए और एमए में। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। वो विज्ञान के मतलब छोटी छोटी चीजों में क्या वैज्ञानिक रहस्य है, बचपन से ही उनको ये जानने और की बहुत ही इच्छा होती थी। ठीक है, अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य मतलब रिसर्च वर्क, कि हर चीज के बारे में रिसर्च करना, बारीकी से जानना, ये उन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। हाँ, शोध पत्र क्या होता है? रिसर्च के बारे में जो उन्होंने लिखा हो, कि किसी भी चीज को लेकर जो उन्होंने रिसर्च किया हो, ठीक है, वो उन्होंने ये फिलोसॉफिकल मैगजीन में उनका सबसे पहला ये पत्र प्रकाशित हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, कि सारा जीवन भर वो ऐसे ही कार्य करते रहे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय से के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, कि वो उसको एज अ करियर मतलब कि अपना वो चुन सकें कि जिससे वो कमा सकें। ठीक है, वो ये नहीं कर सकते क्योंकि उस समय उसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। ठीक है, प्रतिभावान मतलब टैलेंटेड, की जिनमें प्रतिभा हो, ठीक है, किसी प्रकार का टैलेंट हो, वो जो अच्छा पढ़े लिखे, वो सरकारी नौकरी की ओर ही आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। वित्त विभाग मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। ठीक है, उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में हो गई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। ठीक है, कि दफ्तर से आते हुए वहां जरूर जाते थे, और यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। ठीक है, इस साइंस की प्रयोगशाला को। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास। ठीक है, कि विज्ञान को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कि वैज्ञानिक चेतना लोगों में जगाना, विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसलिए ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था, कि बहुत ही कमी थी साधनों की, कि उद्देश्य बहुत महान था लेकिन साधन पूरे से नहीं थे। ठीक है, हाँ, रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। ठीक है, उपकरण मतलब टूल्स, की काम चलाऊ जो भी उनको मिलते उसी से ही वो किसी तरीके से काम चला लेते थे और वो रिसर्च वर्क करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। ठीक है, कि बहुत कमी होने के बावजूद भी हठ योग मतलब अपनी ऊर्जा को निर्देशित करना, कि किस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, ये होता है हठ योग, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी कि एक सरकारी दफ्तर में काम करने के बावजूद इतनी कड़ी मेहनत करना सारा दिन, और उसके बाद बाजार में बहू बाजार की एक मामूली सी छोटी सी प्रयोगशाला में जाना और अपनी इच्छा शक्ति से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने की कोशिश करना। ठीक है ना, कि समृद्ध मतलब संपन्न बनाना, कि उसको धनवान बनाना, ये कोशिश वो करता। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वाद्य यंत्र का होते हैं संगीत बनाने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र, की मतलब संगीत जिससे बजाया जाता है, ठीक है, जिसे आजकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसके प्रति वो बड़े ही आकृष्ट हुए, मतलब आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनको वो वाद्य यंत्रों की प्रति क्यों आकर्षित हुए थे? क्योंकि उनसे ध्वनियां निकलती थी, वो क्यों और कैसे निकलती है उसे वो जानना चाहते थे और उसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं देशी कौन कौन से? वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। मतलब देशी और विदेशी दोनों वाद्य यंत्रों का पर उन्होंने काम किया। उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ध्वनियां कहाँ से और क्यों निकलती हैं उनमें से। ठीक है, उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। हाँ, पश्चिमी देशों को ये लगता था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो उनकी तुलना में घटिया हैं, तो इस भ्रम को उन्होंने तोड़ा। ठीक है, वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। ठीक है, अच्छा खासा काम किया और उसके बारे में उन्होंने मैगजीन में लिखा भी। ठीक है, पत्रिकाओं में लिखा भी। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मतलब एजुकेशनिस्ट सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, उस समय के जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे आशुतोष मुखर्जी, उनको इसके बारे में जानकारी मिली, इस युवक के बारे में। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ। सृजित मतलब रचित हुआ, कि बना, एक नया पद आया ये। ठीक है, प्रोफेसर का, कि मुखर्जी महोदय ने, ये जो एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, शिक्षा शास्त्री थे, उन मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें, क्योंकि उनको इनकी प्रतिभा के बारे में पता चल चुका था। वो जान चुके थे कि ये कितने प्रतिभावान हैं और शोध कार्य करते हैं, तो वो चाहते थे कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अगर ये बन जाएं तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चों को भी विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी देंगे। इसलिए उन्होंने इनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आ जाएं। ठीक है बच्चों, रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे एक सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। ठीक है, उनके पास ये सब कुछ था। तो अब ये सब कुछ छोड़कर, इतनी अच्छी नौकरी को छोड़कर, इतनी सुविधाओं को छोड़कर, मोटी तनख्वाह को छोड़कर, उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष भी बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए।
उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सरस्वती की साधना मतलब शिक्षा के लिए कार्य करना, ठीक है, उसे सरस्वती की साधना ही करना कहेंगे ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अब वो शोध कार्य को बहुत ही अच्छे से कर पाते थे, अपना पूरा समय वो इन चीजों में बिताने लगे, क्योंकि उनको शैक्षणिक माहौल मिल गया, ठीक है, शिक्षा से संबंधित माहौल मिल गया उनको, तो वो ये कार्य बहुत अच्छे से करने लगे, इसमें ज्यादा समय बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई, ठीक है, उन्होंने ये प्राप्ति की, ठीक है, कि जब उनके मन में सवाल आया तो उन्होंने इसके बारे में खोज की, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो उन्होंने ये खोज की रामन के अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। हाँ, रामन ने क्या किया कि बहुत सारे ठोस और रवों मतलब कि जो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े मतलब दानेदार, ठीक है, और तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, इन सब पर अलग अलग पर जो प्रकाश की किरण है उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, प्रकाश की किरण इन सब चीजों पर अलग अलग तरीके से कैसे पड़ती है और क्या प्रभाव होता है, ठीक है, ये उन्होंने जानने की कोशिश करी। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, मतलब उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा मतलब एनर्जी का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं, ठीक है, ये उन्होंने खोज की। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण मतलब रंग में बदलाव लाती हैं, कि वो चाहे जो ऊर्जा का कुछ अंश वो खो दें चाहे पा लें, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि उसके रंग में बदलाव आता है, उसके प्रकाश के रंग में बदलाव आता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश में। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से, रवों मैंने बताया ना कि छोटे छोटे से दानेदार टुकड़े, ठीक है, से गुजरते हुए जिस परिमाण मतलब मात्रा में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है, ठीक है, कि जिस मात्रा में उसकी ऊर्जा खोती है या प्राप्त होती है उसका रंग उसी हिसाब से परिवर्तित होता है मतलब बदलता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी, ठीक है। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रायोगिक प्रमाण मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया एक तरीके से, ठीक है, कि आइंस्टाइन ने इससे पहले जो भी इसके बारे में बताया था उन विचारों पर एक प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया, प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, ठीक है, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है, बहुत ही छोटे छोटे कणों की तीव्र धारा के समान है, ठीक है, प्रकाश ये है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने
बुलेट से की और इन्हें फोटॉन का नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी मतलब तेज गति वाला, जो तेज चले, तो प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है, कि सूक्ष्म कण बहुत तेजी से आ रहे हो, इस तरीके से होती है क्या, प्रकाश की किरण। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। ठीक है, रामन ने जो खोज की उसके बाद में इसका सहारा लिया जाने लगा। किसका? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक मतलब बिल्कुल ठीक ठाक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। मतलब वर्ल्ड फेमस जो साइंटिस्ट हैं, जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में ला खड़ा किया, उनकी कतार में वो खड़े हो गए। कहने का मतलब उनमें वो गिने जाने लगे। ठीक है, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी खोज की। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, ठीक है, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, कि किससे? भारत रत्न, जो देश का सबसे ऊंचा सम्मान है, वो उनको दिया गया। उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ये याद रखना, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक यही थे। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रामन। इस बात को अंडरलाइन कर लो बच्चों। ठीक है, कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, कि जो भारत की नागरिकता जिसके पास हो, ऐसे किसी वैज्ञानिक को यह पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। ठीक है, क्योंकि भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। उनके इन सम्मानों की वजह से भारत को एक नया आत्मसम्मान और एक नया आत्मविश्वास मिला। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। ठीक है, भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। ठीक है, वो भारतीय संस्कृति से उनको बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा
अक्षुण्ण रखा, मतलब परिपूर्ण रखा, कभी उसमें कमी नहीं छोड़ी। अपनी भारतीय पहचान को उन्होंने बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। उनको इतनी प्रसिद्धियां मिल गई, उसके बावजूद भी वे अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को ही रखते थे। ठीक है, वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल का रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास मतलब मजाक उड़ाते हुए, ठीक है, परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आयादित किया, करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एकदम शाकाहारी थे और शराब पीने से उनको पूरा परहेज था। इस बात पे लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। हाँ, कि वो सिर्फ छोटे मोटे प्रयोग और शोध पत्र लेखन, सिर्फ यहीं तक उनका व्यक्तित्व सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे, कि देश में वैज्ञानिक चिंतन लाना, ठीक है, और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने ये एक शोध संस्थान की स्थापना की जो कि बेंगलोर में स्थित है और जो उन्हीं के नाम पर जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। ठीक है, ये उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट करी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मतलब रिसर्च को, खोज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक मैगजीन भी स्टार्ट करी जिसमें वे लिखते थे। ठीक है, अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी, सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया। ठीक है, शोध कार्य के लिए। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, तभी तो उनको वैज्ञानिक चेतना का वाहक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इतने शोध छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। ठीक है, सिर्फ वो विज्ञान की खोज ही नहीं करते थे बल्कि उन्होंने इसके प्रति लोगों को जागृत किया, जागरूकता बढ़ाई। ठीक है, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। ठीक है बच्चों, उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, कि माननीय हुए, गौरवमान हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। इस नाम की भी एक मैगजीन उन्होंने शुरू करी, इसके बारे में भी, इसमें भी वो लिखते थे। ठीक है बच्चों, ओके। विज्ञान के हाँ, ये हो गया। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, कि प्रकाश की किरणों के बारे में ही बताया, सिर्फ यहीं तक सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। ठीक है, उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व था जिससे उन्होंने पूरे देश को आलोकित मतलब प्रकाशित और प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की उम्र में हुई। 82 वर्ष की उम्र में वे हमें छोड़कर चले गए। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। लेकिन जाते जाते वो बहुत सारे अपने जैसे वैज्ञानिक खड़े कर गए।
ठीक है। तो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। ठीक है, कि जो भी हो रहा है, प्राकृतिक चीजें या जो भी कुछ हो रहा है, उसकी छानबीन हम एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मूल क्या है, ये सब हम जानने का प्रयत्न करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं कि वो कहाँ से और कैसे आई हैं। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेद करने की, कि हम रामन के जीवन से प्रेरणा लें और जानें कि प्रकृति में कितने वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं, उनकी खोज करें। तो बच्चों, कैसा लगा ये पाठ? और हमें श्री रामन जी के जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम हर घटना जो प्रकृति में हो रही है उसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।